लिखा है कुछ पता चल रहा है? आपको तो दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? इजिप्ट दिख रहा है? हैं? समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? आप आगे आ जाइए। बना लिया कि आज हमको जाना है, पूरा दुनिया से परिचय कर लेना है, इस पर फोकस है। ठीक है, अब ये छोटा सा एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा ये होता नहीं है। जैसे ग्रीनलैंड देख के लगेगा ना कि भारत से भी बड़ा लग रहा है या किसी चाइना से भी बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा, ये जितना है बड़ा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है जितना ये दिख रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन के चलते हो जाता है। अब ग्लोब में चीज़ें ऐसी हैं, जब खुलती हैं तो वो चौड़ी हो जाती हैं। तो अलग अलग लोग हैं, उस पर सवाल नहीं आता है, इसलिए उसको चर्चा नहीं करेंगे, ज्योग्राफी वालों को पता है। ठीक है, हम लोग को बेसिकली अभी हम कुछ एट रैंडम आपसे बोले कि मैप रख लीजिए सामने, कुछ सवाल पूछेंगे और आप बताइएगा कि वो कम से कम किस कंटिनेंट में है, और इधर वाले लोग जब फेल करेंगे तब आप बताइएगा। ठीक है, 2 ग्रुप बना दिए हैं। अब बताइए कि इसमें बाकू कहाँ है? बाकू, पहला ही बाकू हो गया ना ये, जान। ठीक है, तो ये हो गया बाकू। ठीक है, अब एक छोटा सा बहुत प्रसिद्ध देश है, लेकिन छोटा ही है। जब मान लीजिए आपसे हम कहें कि इटली कहाँ है? वो जूता वाला था, मेडिटेरेनियन में जूता बना था। यदि उनको जूता नज़र आ रहा है, हमको नज़र आ रहा है कोई चीता है, जंप करता हुआ चीता। नीचे से देखिएगा तो लगेगा कोई जानवर है। ये दिख रहा है, ये इसका ये पूंछ है, ये पैर है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इटली, ये इटली है, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? इटली। तो वैसे ही आप देखिए, सबसे आसान क्या अमेरिका में सीधा रेखा खींच दिया यहाँ पर, अब एक बड़ा सिंपल से आप लोगों के साथ ये करेंगे तो आपको एक बार बदलना आसान लगेगा। जैसे देखिए, सबसे बड़ा देश हम पहले देख लेते हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश मैप में कौन सा दिख रहा है? रसिया। सेकंड सबसे बड़ा देश, हम भारत तक आएंगे। तो एक यहाँ पर हुआ तो सीधे यहाँ आ जाइए। रसिया के बाद कनाडा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ गए आप, फिर सीधे आ गए। अब रसिया क्या है? यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो यूरेशिया कहते हैं इसको। उसके बाद कनाडा। अब तीसरे नंबर का देश कौन सा है? तो यहाँ पर है, थर्ड वाला। फोर्थ फिर इधर आना पड़ेगा, चाइना। फिर पांचवा कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये फिर ब्राज़ील। अब छठे पे कौन सा है? एज अ कॉन्टिनेंट नहीं, एज अ कंट्री, क्योंकि एक ही देश मिलकर, वैसे बेसिकली यह एक देश का कॉन्टिनेंट कहा जाता है, लेकिन यह एशिया ओशियानिया का पार्ट है, जिसमें 22 छोटे बड़े देश आते हैं, 22। इसी में मैक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है। उसका जो ज्योग्राफी में डीप जाएंगे तो इन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा कि मैक्रोनेशिया में कितने देश आते हैं, पॉलिनेशिया में कितने देश आते हैं, और ये सब मिलकर 22 देश बनते हैं, जिसमें फिजी और तमाम देश भी आते हैं। न्यूजीलैंड आता है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन केवल कंटिनेंट की बात करेंगे तो यह किस नंबर पर है? छठे पर है। और सातवें पर कौन है? हमारा देश महान। तो जो पोजीशन भारत का है विश्व में, वही पोजीशन विश्व में है, मतलब भारत में है, बिहार का नहीं है। मोटा मोटी यही था, अभी चेंज हुआ। तो आपको क्रम याद हो गया? एक बार इसको क्रॉस मैच भी कर लीजिए, कहीं कोई देश छोटा बड़ा हो गया हो। ये अविभाजित बिहार की बात कर रहे हैं। अविभाजित बिहार भारत में 7वें स्थान पर था, विभाजन के बाद यह 12वें स्थान पर चला गया। ठीक है, तो अब अश्विन, आपको दुनिया में 7 देश से परिचय हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, अमेरिका। देख के बोल रहे हैं।
नहीं, अपने मेमोरी पे भरोसा कीजिए। रसिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, गुड। पांचवा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यानी एक बार में 7 देश आ गया ना कमांड में, 7 देश का लोकेशन जान गए। तो अब हम आपको मान लीजिए, अब फ़ायदा क्या होगा कि आप इस 7 देश में कितने महादेश घूमे? ये नहीं घूमे ना, ये नहीं घूमे। इसमें कोई भी देश, बड़ा देश आया क्या? नहीं आया। लेकिन यदि मान लीजिए हमको बताना हो आपको कि इसके बारे में, अमेरिका के बारे में, तो आपको हम बोल सकते हैं ना कि भाई ब्राज़ील के बगल में है, नीचे है, ऊपर है। तो आपको कम से कम हर देश में एक लैंडिंग स्पेस तो मिला शुरुआती व्यक्ति के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत? इस तरीके से हम कितने देशों को देख लिए? 7 देशों को देख लिए, ठीक है। अब आइए हम मेजर और भी देशों के हिसाब से देखते हैं। जैसे इसमें कोई लैंडिंग स्पेस आपके पास है? नहीं है। इसमें कोई ऐसा देश है जिसका आपका परिचय है पहले से? अब इसमें एक यहाँ पे हॉर्न बना हुआ है जो बार बार सवाल पूछता है, ठीक है ना? अफ्रीका में एक हॉर्न बना हुआ है, वो हॉर्न का सवाल पूछता है। क्या है वो? उसमें कौन कौन से देश आते हैं? बहुत बढ़िया। जिबूती, जो डी उसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। तो जिबूती, उसके बाद एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। तो ये 4 देश लिख लीजिए। अफ्रीका में भी 4 देश आपको मिल गया, ठीक है। इस जहाँ पे वो बना हुआ ना, ये इस तरीके से देख रहे हैं, ये सींग बना हुआ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कैसे बनता है? इससे बनता है। इससे आपको एक अफ्रीका में भी लैंडिंग स्पेस मिल गया। ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, एशिया हो ही गया, यूरोप हो ही गया, क्योंकि ये दोनों में आता है। अब कोई देश बचा नहीं। अब आ जाइए इधर नीचे, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, यह भी लैंड है, हैं? और ये जो दिख रहा है इधर भी थोड़ा बहुत लैंड है। तो इस पर कोई जगह है तो मान लीजिए, और कोई जगह याद नहीं हो तो भारत का एक स्टेशन है अंटार्कटिका पर जिसका नाम है मैत्री। तो अंटार्कटिका पे लिख लीजिए मैत्री, इंडिया का स्टेशन है जो सवाल पूछता है। तो अब आपका क्या हो गया? हर एक कंटिनेंट में आप कुछ ना कुछ जान गए। इथियोपिया है ना, ठीक है। तो ये पूरा विश्व है, इसको एक बार समझिए ढंग से। पूरा विश्व में क्या है? देखिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। लैंड है तो ये है, पानी है तो ये है, और पर्वत भी है, पठार भी है, जो इसमें ज़्यादा माइन्यूटली मिल जाएगा। तो पहले लैंड में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और जैसे यूरोप का कुछ महत्वपूर्ण देश बताइए जो तट पर हो, समुद्री तट पर। इधर से फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल। तो थोड़ा इन सबको खोज लीजिए, एक बार उस पर नज़र से देख लीजिए। यदि नज़दीक हैं आप लोग, यहाँ दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे पुर्तगाल है। अब इसको क्या ना, हिस्ट्री पढ़िएगा तो फ़ायदा होगा। अब यहाँ पुर्तगाल दिख रहा है, सबसे एक्सट्रीम में दिख रहा है ना यहाँ पुर्तगाल, उसके अंदर में स्पेन है। यानी कि पूरा का पूरा स्पेन ऐसे है, पुर्तगाल उसमें लग रहा है कि अलग से फिट किया हुआ। आप मोटा मोटी पहले समझिए, ये एशिया है, देखिए ये एशिया है, और इसी में यहाँ के बाद से यूराल पर्वत जो आता है, ये पूरा नहीं, बीच में फिर यहाँ से बढ़ता है यूराल पर्वत के पास से, ठीक है। तो ये इधर का पार्ट यूरोप हो जाता है, और इधर का पार्ट ये कैस्पियन सी जो है वह भी उसका एक विभाजक रेखा का काम करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके इधर और इसके इधर यूरोप और एशिया का विभाजन। तो ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया यूरोप। यूरोप में छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह एडवांस कंट्रीज क्यों बने? क्योंकि इन्होंने अपनी सामरिक शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाया, और यहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, जिसलिए इनका महत्व व्यापार वाणिज्य के चलते पूरे विश्व में बढ़ा। और जिसके पास धन होगा तो कहा जाता है धन में वो बलम लोके, जिस उसी के पास बल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ये देश जो है ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। अब इसमें जो भी पहले हुआ है, जो भी मतलब कि पहले मानव सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ है। मानव सबसे पहला मानव यहीं पाया गया। बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूनिक है अफ्रीका में, लेकिन सभ्यता के विकास में, आर्थिक विकास में यह पिछड़ गया।
ठीक है, इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सबसे गरीब देश भी यहीं मिलेगा आपको, अफ्रीका में ही। तो ये अफ्रीका हो गया, यानी 3 महादेश का ये समूह है, एक तरीके से दूर से आपको दिख रहा है। इसमें इधर वाले पार्ट में एशिया है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका। अब यूरोप का स्पेलिंग लिखिए, मान लीजिए वैक्यूम आप लोग लिखते हैं तो यूरोप का स्पेलिंग क्या है? क्या है? गुड। तो 3 महादेश हो गया, चौथा यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया, 5वां उसके नीचे है अंटार्कटिका। यहाँ मैनलेस है, आदमी नहीं है, निर्जन है, लेकिन पेंगुइन मिलता है, रेंडियर मिलता है, ठीक है ना, पोलर बियर मिलते हैं और बहुत सारा मीठा पानी का बर्फ़ मिलता है। कई लोग जब यहाँ पे पानी नहीं होता ना तो यहाँ से बर्फ़ की सिल्ली काट के और समुद्र में ढो के यहाँ तक लाते हैं और उससे मीठा पानी का यूज़ करते हैं। यहाँ से बड़ा बड़ा ग्लेशियर टाइप को बांध के उसको ले आते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। मीठा पिघलेगा, उनको पता है इतने देर में इतना पिघलेगा और इतना पहुँच जाएगा। ऐसे जब युद्ध की तकनीक होती है, आपको पता होगा, बड़ा विचित्र, युद्ध में जब मार्किंग की जाती है तो अगले का भी शक्ति परीक्षण किया जाता है कि उसके पास कितना आर्म्स है। तो मान चला इतना एमुनिशन है, उसके पास 1000 गोलियां हैं, तो 1200 तक को वो मार मतलब कि 1000 गोली मारेगा तो 500-600 लोग मरेंगे उसमें, या 300 मरेंगे। तो छठा जो लाइन रहेगा 300 के मरने के बाद उसको अलग ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम बचोगे और तुमको फिर क्या करना है, और आगे वाले को पता होता है कि हमको मर जाना है, फिर भी वो जाते हैं युद्ध में। तो उनकी शौर्य गाथा अलग है, प्लानिंग ऐसे की जाती है। तो इनको पता होता है कितना बर्फ़ यहाँ जाते जाते गल जाएगा और कितना फिर खारा पानी वाले देश में जाके मीठा पानी बनाएगा। तो हम लोग ऐसे ही तबाही मचा रहे हैं, तो वही प्रकृति परेशान होती है तो सुनामी लाती है। समझाई बात? तो 1 महादेश, 2 महादेश, 3 महादेश, 4 महादेश, 5 महादेश, ठीक है ना। अब 2 बच गया, ये दोनों अमेरिका का ही उत्तरी और दक्षिणी भाग है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अब महादेश तो आपको समझ में आया। अब एक बार बार वर्ड आता होगा द्वीप, किसको कहते हैं द्वीप? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको आइलैंड कहते हैं। तो कई आइलैंड में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना एक आइलैंड, इस तरह के बहुत सारे आइलैंड हैं, दिखेंगे आपको, जैसे यहाँ पर भी है ना मेडागास्कर, ये सब भी। और ये भी देखा जाए तो आइलैंड का ही पार्ट है कि नहीं, कंटिनेंट है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है साइज में। एक टर्म आता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला किसको कहते हैं? ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। देखिए एक एक करके चीज़ें आपका क्लियर होती जाएंगी। फिर एक टर्म आता है गल्फ, और एक टर्म आता है बे, BAY, बे। एक को कहते हैं मतलब बंगाल की खाड़ी हैं, और एक कहते हैं गल्फ। ये जो गल्फ ऑफ मेडिटेरेनियन यहाँ पर है ना, या फिर गल्फ यहाँ पर है, हडसन का बे है, हडसन का बे है, और गल्फ ऑफ गिनी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे, ये जानना पड़ेगा ना, क्या होता है। तो बनता तो दोनों में है ना। देखिए इसमें क्या है कि एक तरफ खुला है, 3 तरफ से स्थल से घिरा है। दोनों बे हो या गल्फ हो, वह एक तरफ से खुला रहता है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का उल्टा, प्रायद्वीप लैंड है जो पानी से घिरा है, यहाँ पानी है जो लैंड से घिरा है। बात समझ आ गया? गल्फ और पेनिनसुला में फ़र्क क्या हुआ? एक में लैंड है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, और इसमें क्या है कि वाटर है जो 3 तरफ से लैंड से घिरा है। तो अब ये हो गया गल्फ या बे। लेकिन गल्फ और बे में माइन्यूट अंतर यह है कि जो छोटा होता है उसको गल्फ बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको बे बोलते हैं। केवल बड़े और छोटे का फर्क। गेटिंग माई पॉइंट? तो लैंड यदि 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो एक, हाँ, प्रायद्वीप। और यदि पानी 3 तरफ से लैंड से घिरा हो तो आइदर बे और गल्फ। लेकिन इफ इट इज स्मॉल इन साइज देन इट इज गल्फ, एंड इफ इट इज बिगर इन द साइज इट विल बे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या है, आता है टर्म स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट्स व्हाट आर मेड ऑफ, मतलब कि क्या है, इज ऑल अबाउट है। स्ट्रेट्स किसको कहते हैं? स्ट्रेट्स जो होता है 2 जल राशियों को मिलाने वाले
पतले से पैसेज को स्ट्रेट्स कहते हैं, यानी इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो बीच में कोई चीज़ आ गया तो इसको पाक स्ट्रेट बोलेंगे, जो श्रीलंका के पास है। ये टर्म्स आप जानेंगे, अभी जमाई आने लगा, पानी दीजिए इनको। तो ये टर्म्स आप जब जानेंगे तभी तो बात करेंगे तो समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि जिब्राल्टर की खाड़ी खोजिए, अब जिब्राल्टर इधर खोज रहे उधर खोज रहे हैं। अब खाड़ी खोजना है तो खाड़ी ज़मीन में नहीं खोजेंगे, पानी में खोजेंगे। मैगलन को खोजिए तो मैगलन को खोजिए इसमें आके। अब क्या है कि जिस रास्ते का जो व्यक्ति खोज करता था उसके नाम पे वो रास्ता पड़ जाता था। तो मैगलन एक बार निकला था पूरे विश्व की खोज करने के लिए। 13वीं शताब्दी के आसपास जो ये खोज का तरीका चला था उसमें मैगलन भी निकले। तो वो इधर जाने के बजाय इधर घूमते घूमते यहाँ पर आए, तो एक पास मिला, तो इधर ही कहीं पर होगा मैगलन स्ट्रेट, है ना। यहाँ पर देखिए, ये सवाल पूछ सकता है, इस बार इम्पोर्टेंट भी है, मैगलन का स्ट्रेट कहाँ है, ठीक है। अब जल डमरू मध्य इसको कहते हैं। दो पानी का जो ये है क्वांटिटी है लार्ज अमाउंट, या समुद्र हो सकता है, या दो सागर हो सकता है, या एक ही सागर का दो भाग हो सकता है। लैंड्स के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन इसमें बेसिकली दो जल राशि, मान लीजिए यहाँ भी जल राशि है, यहाँ भी तब ये स्ट्रेट होगा। मैगलन क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर मैगलन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कोई लैंड कहाँ है, ये किधर एक पानी का राशि है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम में ओशन का पार्ट है, या कोई सी होगा। इसी से मिलता जुलता एक चीज़ है कैनाल्स, नहर। अब पनामा हो गया, स्वेज हो गया, तो ये सारे नहर है। फिर एक आता है सी। अब एक तो महासागर है ही, लेकिन महासागर का ही वो ऐसा पार्ट जो कि एक मतलब लोकलाइज नेचर ले लेता है, कि उसका एक स्पेसिफिक दूर से, कैसे भारत में दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा घिरा हुआ है, तो इसको सागर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सागर यहाँ भी है। ये सारे सागर एकदम सटे सटे रहते हैं, महाद्वीप के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि इनका एक लोकलाइज फिनोमेनन होता है, जिसका लगता है उनको लगता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये। दूसरा, इसका एक कॉलोनियल इम्पैक्ट भी, यानी कि उपनिवेश भी। लोग कहते हैं ये मेरा सागर है, वो आपका सागर है। अभी सबसे विवाद में कौन सा सागर है, दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि उसमें सब अपना ये करना चाहते हैं। सब वैसे ही किया, जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, या फिर कहा जाए वो है जिब्राल्टर। कहाँ है वो, फ्रांस से स्पेन के बीच में, लेकिन उसमें यूरोप का कब्जा है। यूरोप का नहीं, यूके का, यूके का कब्जा है। अब देखिए क्या, जिब्राल्टर यहाँ पर है, दिख रहा है। अब ये कायदे से या तो होना चाहिए अल्जीरिया का पार्ट होना चाहिए, या स्पेन का, जो कि अफ्रीका का सबसे अपर पार्ट यहाँ पे अल्जीरिया टच कर रहा है, और यूरोप का क्या टच कर रहा है, स्पेन। लेकिन इन दोनों से मजबूत कौन था, ब्रिटेन। यहाँ पर था ब्रिटेन, तो यहाँ से आके अपना यहाँ रखे हुए, और आज भी कब्जा रखे हुए हैं। क्यों कब्जा रखे हुए हैं, वो कॉलोनियल टाइम से है सर, कि हम उसको सिविलाइज कर रहे हैं, और कुछ टाइप का मेन पर्पस होता है टू गेन द टैक्सेस। जो भी यहाँ से पास करेगा उस पर उसको शुल्क मिलेगा, सीमा शुल्क जो होता है ना, वैसे ही समुद्र का भी शुल्क मिलेगा। समझाई बात। ये जिब्राल्टर जैसे यहाँ पर है ना, ये जिब्राल्टर इस जगह पर है, जो अफ्रीका और इसके बीच में, यहाँ पर एक पानी का दूसरा ये है, और इधर में मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर और नॉर्थ अटलांटिक का जो बीच का एक है, इसको जिब्राल्टर जोड़ता है। तो किसी जहाज़ को इधर जाना होगा इस तट पे, इस तट पे, तो यहाँ से घुसेगा। तो उसने क्या कि चेक पॉइंट लगा दिया है कि भाई, ब्रिटेन ने कहा ये मेरा है, क्योंकि समुद्र में भी समुद्र की दूरी को कैसे नापते हैं, नॉटिकल माइल्स में। तो हर राज्य, भारत है ना, तो भारत का भी कुछ मतलब इसके एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तक कि नॉटिकल माइल्स तक कुछ इनका कब्जा रहता है। वहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, और उसमें यदि पाकिस्तान का मछुआरा आ जाएगा तो भारत के जेल में चल जाएगा, मछली नहीं बनेगा, वो खुद मछली बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यदि भारत का मछुआरा इधर जाता है तो श्रीलंका वाला पकड़ के उसको टांग देता है। तो सबका ये लड़ाई समुद्र में चलती रहती है। यही पायरेट्स ऑफ अरेबियन सीज, आपने कई सिनेमा भी देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, इसमें बड़ा खतरनाक टाइप का चलता है, सीधे मार ही देता है। लेकिन लोग करते हैं, बार बार होता है, फिर भी अपना। तो ये जो यहाँ पर भी उसका कब्जा होगा, तो उसके समुद्र में कई जगह पे कब्जे होंगे। तो इन चीज़ों के लिए उसने यहाँ पर यूके ने कब्जा किया हुआ। तो ये मेजर हो गया। अब आइए आप, ऑस्ट्रेलिया में एक ही देश है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्लियर, इसमें कोई देश वाली बात नहीं है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज़ का नाम आप जानते होंगे, जानते हैं। ऐसे भारत का पड़ोसी देश का ही शुरुआत कर लीजिए पहले।
तो भारत के पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब पड़ोसी में हैं मान लीजिए। चाइना है, फिर इधर में म्यांमार है, थाईलैंड है, या ये तमाम चीज़ें हैं। चाइना के यदि पड़ोसी देश देखेंगे तो ऊपर में मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, रसिया है, और इधर में जापान का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो एक मैप से परिचय आपका हो रहा है, विश्व के देशों के बारे में कुछ आइडिया लग रहा है ना कि अब लोग बोले मंगोलिया कहाँ है, तो अब यहाँ नहीं ना खोजिएगा। अभी इस क्लास का पर्पस है मंगोलिया बोलने पर आप मंगोलिया में ही जाएँ। अब इधर आइए, यूरोप के कुछ देशों का, इधर में हाँ एशिया में कुछ और देश हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितना आएगा ना तान तान करके ये सारा मतलब सेंट्रल एशिया का देश है, सब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे पामीर का एक पठार है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। चलिए इधर आइए। यूरोप में 2-3 तरीके के देश हैं, एक सेट और याद कर लीजिए। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, किन देशों को कहा जाता है? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये डेनमार्क यहाँ पर है, तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ठीक है, वैसे ही एक कंट्री का वर्गीकरण है जिसको कहते हैं हम लोग बाल्कन कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से देश हैं। बाल्कन कहते हैं जब उनको बांट के अलग अलग किया था, उसको बाल्कनाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ही बाल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको महत्वपूर्ण देश में यूनाइटेड किंगडम सबसे कोने में है, यहाँ पर देखिए लोकेशन में, यूके। फिर आपको स्पेन, पुर्तगाल आपको ध्यान रहेगा सबसे एक्सट्रीम में है यहाँ बाहर, यही फिर यहाँ से चलता है वास्को डी गामा, चलता है ना, और किस उम्मीद में चलता है? भारत पहुँच जाएंगे। पहले चला था कौन? उधर से कोलंबस, तो चला, हवा मारा चल गया इधर, वो चला था यहाँ आने के लिए, इधर झोंका आया, हवा का झोंका, बस गाना गाते गाते पहुँच गया यहाँ पर। यहाँ जब पहुँचा तो बोला हम तो खोज लिया इंडिया, तो क्या नाम रख दिया उसका? वेस्ट इंडीज़। ठीक है, और उसने खोज दिया अमेरिका को, चला था भारत खोजने, पहुँच गया अमेरिका, तो उसका नाम क्या था? कोलंबस। ठीक है, लेकिन वास्को डी गामा जिद्दी टाइप का आदमी था, वो अपना हवा मार भी रहा ना, पतवार छोड़ा नहीं, घुमाते रहा। हाँ, और उसके पास वो एक हल्का फुल्का मशीन का इजाद तब तक हो गया था, थोड़ा बहुत दिशा का उसको ज्ञान था, तो वो पहुंचा, लेकिन उसको भी देखने में बहुत मुश्किल से पहुंचा वो, और बड़ी उम्मीद का कि होप किया कि हम पहुंच जाएंगे, होप किया कि पहुंच जाएंगे। तो फिर रास्ते में एक जगह आया, उसको क्या बोला गया? केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, अच्छी उम्मीदों का वो पानी का, हाँ पानी का एक संकरा रास्ता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलता हो, इधर चल जाता तो उसको तो यहाँ पे खा लेता सब, भालू वालू खा जाता उसको, नहीं इधर नहीं आया, इधर से मुड़ते हुए फिर गया वो, यहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा था? केरला के तट पे। कौन राजा था वहाँ का? जमोरिन। तो ये जो है, ये जमूरा चला यहाँ पे, जमोरिन के पास पहुँच गया, याद रहेगा। और रास्ते में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, इसलिए केप ऑफ गुड होप। क्लियर? और ये जो है पहुँच गया इंडिया, खोजते खोजते पहुँच गया वेस्ट इंडीज़ में, तो ये भी याद रहेगा, अमेरिका को खोज किया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपका विकास हो गया। पुर्तगाल यहाँ पर था, स्पेन इसी के बगल में है। अब छोटे छोटे देश है, इटली है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, जितना देश सोच सकते हैं यूरोप का मैक्सिमम यहीं से यहीं के बीच में है। लेकिन एक देश आके इसमें कटोरा लेके खड़ा हो गया है, वो कौन है? टर्की। अब ये एशिया से भी टच कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी एशिया का ले लेगा, और यूरोप से भी टच कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी यूरोप का ले लेगा, है ना। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश है, तो कुछ देवरिया के भी लोग हैं जो कहते हैं हम यूपी के हैं, और कुछ लोग नोएडा के भी हैं, वो कहते हैं हम यूपी के हैं। तो नोएडा वाला देवरिया वाला के ऊपर हाथ रख देगा तो देवरिया वाला खुश हो जाएगा, लेकिन देवरिया वाला यदि नोएडा वाला कंधे पे हाथ रख दिया तो बोलेगा क्या यार, मतलब क्या कर रहे हो तुम, हाथ साफ करके आओ। डोंट टेक इट अदरवाइज। कहने का मतलब है कि एक ही राज्य के दो जगह के लोग अपने आप को, कोई एलिट समझ रहा है, ज़्यादा संभ्रांत समझ रहा है, और कोई अपने आप को बैकवर्ड समझ रहा है, या अगले को बैकवर्ड समझ रहा है। यहाँ भी वही हाल है। इसको यूरोप का भीख का कटोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? टर्की को, इसके लिए उपनाम है यूरोप का भीख का कटोरा। समझा गया? कहाँ पर है? ये है। यहाँ का सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या था इतिहास में यदि पढ़ा जाए तो? टर्की के घोड़े।
तुर्की नस्ल के घोड़े, उन्नत नस्ल के घोड़े आते थे और पूरा मध्यकाल में इनके घोड़ों का जलवा रहता था, इन्हीं से सारे युद्ध लड़े गए और जीते गए। इतना महत्वपूर्ण देश, पैसा बनाया ही होगा लेकिन यूरोप और एशिया के भंवर में फंस गया, और कई चीज़ जो बुनियादी हैं जिसमें धार्मिक बातें भी हैं और सामाजिक बातें भी हैं, उसके चलते वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाए यूरोपियन कंट्री के तर्ज पर जितना कि अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया। लेकिन आपको याद कराने के लिए कि यूरोप में टर्की है और वहाँ का गरीब देशों में से एक देश है, ये है टर्की। कोई दिक्कत? अब एशिया हो गया, यूरोप है, मतलब विषय परिचय हो गया आपका हो गया तो सबका हो जाएगा। इस क्लास में पूरा फोकस आप पर है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब तो नहीं जाना है, इधर बीच में आ गया रेड सी, सूडान, चाड, नाइजर, माली, ठीक है ना, वेस्टर्न सहारा, नाइजीरिया, साउथ, ये कहाँ का देश सब है? अफ्रीका का देश है। इसी में आएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऊपर है या नीचे है? साउथ अफ्रीका ऊपर क्यों नहीं होगा? गुड, यही जम के बोलिए इस बात को कि सर जब साउथ उसमें लगा है तो नॉर्थ में कैसे हो सकता है? ठीक है, तो साउथ में है। तो एक देश का तो आपको डायरेक्शन मिल गया ना कि कोने में है, नीचे में है, साउथ में है। और एक देश और हम बताए थे किसी और चीज़ को बताते समय कि वो कौन सा था जो सबसे ऊपर में है इसका देश? इधर स्पेन बताए और इधर बताया कि जिब्राल्टर है। तो जिब्राल्टर के नीचे ऊपर कौन कौन सा देश है? नहीं, उधर तो पुर्तगाल है। स्पेन और अल्जीरिया, ये अल्जीरिया का पार्ट था ना, यहाँ पर अल्जीरिया था, मोरक्को था, तो मोरक्को यहाँ से भी एक यात्री आया था ना। तो ये दो देश आपको, अल्जीरिया और ऊपर तक चला जाता है और इसका सबसे नॉर्थ का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट को टच करता है अल्जीरिया। कई बार ऐसे सवाल भी पूछ देते रहे आजकल ना, एक्सट्रीम साउथ में कौन है, एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन है। जब भी मैप देखिएगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वेस्ट में कौन है और ईस्ट में कौन। नॉर्थ में तो यहाँ दिख ही रहा सीधा सीधा साउथ, सॉरी ये वाला नॉर्थ में अल्जीरिया, साउथ में अफ्रीका। याद करने की कोशिश मत कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तब याद हो जाएगा। ऐसे इधर आपको 4 देश बताया था ना, जिबूती, सोमालिया, तो कम से कम ये याद रखिए। पूछेगा इसमें से कौन जो है हॉर्न में नहीं आता है, तो हॉर्नवा तो याद रखना पड़ेगा ना। नहीं, वैसे ही इधर में छोटे छोटे देश हैं, गिनी, आइवरी कोस्ट। अब देखिए इसका नाम आइवरी कोस्ट है, यहाँ बहुत सोना चांदी और हाथी दांत वाला हिसाब किताब। इधर में घाना एक जगह है, तो घाना में सोना का खान मिलता था पहले। और जब बिग बैंग थ्योरी के पहले ये पूरा का पूरा जैसे ये फूला है ना, जैसे बिग बैंग जब होता था ये पूरा का पूरा सटता था ऐसे आके। ये भारत का जो ये पार्ट है वो यहाँ सटा हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी जो आती है, तो पहले ये सब एक दूसरे में कंडेंस था। जब कंडेंस फॉर्म में था तो अफ्रीका का ये पार्ट इस पार्ट से लगता था। और रामायण में जो बात थी कि सोने का ये खान और श्रीलंका सोने के, उस समय ये जो खान था वो प्रोबेबली भारत के साउथ में रहा होगा। कौन है? श्रीलंका लंका है, लेकिन वो यहाँ का टुकड़ा लेके यहाँ आया हुआ है। यहाँ का टुकड़ा जो है बेसिकली जो लंका सोने वाला है वो अभी अफ्रीका के पास है। यही तो बिग बैंग थ्योरी है, उसको पढ़िएगा, क्योंकि सारे धीरे धीरे अलग और हो रहा है। अब सोचिए अभी यहाँ पर क्या है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ पे बीच में लेक उक का बहुत सारा लेक है। ये धीरे धीरे क्या है कि ये अलग होकर फिर समुद्र में जा रहा है, ये फिर समुद्र में जा रहा है। कुछ दिन बाद, मतलब आज से यदि 10, 20, 50 करोड़ साल बाद हमारा आपका जन्म होगा और आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, या हम पढ़ेंगे आप पढ़ाएंगे, कुछ भी हो सकता है, उस केस में यह अंदर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये पार्ट बहुत ऊंचा है, यहाँ पहाड़ की जगह पठार उठार भी है, तो इसलिए अभी इसको लग रहा है कि सबसे नहीं होता है कि तुम आज तो पत्थर बरसा लो कल रोओगे मुझ पागल के लिए, तो ये वही वाला हाल है इसका। ये क्या करेगा कि फ्यूचर में जब ये सब पानी में डूब जाएगा, अपना बात तो मान नहीं रहा कोई, कार्बन इमिशन खाली ये हो रहा है, सम्मेलन और सभा हो रहा है, तो जब ये कार्बन इमिशन, ग्लेशियर का पिघलना, भूस्खलन, ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो धीरे धीरे सारा सी कोस्ट पर जो है वो डूबना शुरू होगा, इंक्लूडिंग मुंबई। उधर से स्टार्ट हो गया है काम। तो जो पठार जो आज एकदम इग्नोर्ड हैं वो पठार बच जाएंगे और वो फिर से रिहेबिलिटेशन होगा, वहाँ पर लोग हैबिटेट बनाएंगे, पामीर के पहाड़ पर रहने के लिए लोग जगह
करेंगे तो वैसे यहाँ बहुत सारे पठार मिलेंगे। तो इसको कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। कि अब सवाल भी आ सकता है किस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, तो अफ्रीका को, क्योंकि इसमें संभावनाएं अभी बाकी हैं, दोहन इसका उतना नहीं हुआ है और यह थोड़ा बाकी सारे कॉन्टिनेंट के मुकाबले यह ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चार्ड एक जगह है, कहाँ है इसमें? वो सर बीच में सर। वो चार्ड है, ठीक है ना। अब आइए, इसका कुछ देश से परिचय हो गया, कुछ देश बाकी रहेगा तो ठीक ही रहेगा, हम लोग कुछ और करेंगे तब उसको देख लेंगे। अफ्रीका के बाद है अमेरिका। अमेरिका में अपर पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि अलास्का का पार्ट है थोड़ा यहाँ पर, और उसके बाद अब ये इधर देख लीजिए आप, ये अमेरिका है, कनाडा, मतलब उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा, उसका सेकंड यूएसए, थर्ड मैक्सिको, और फिर छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, इसमें निकारागुआ और कोस्टारिका और ये सब सारी चीज़ें आती है छोटा छोटा। इसी का पार्ट है क्यूबा भी यहीं पर है, जो संघर्ष करता रहता है, जहाँ के बहुत ही फेमस हो करके तनासार है, क्या नाम था उनका, और यहाँ के बहुत बड़े एक चिंतक भी रहे, चे ग्वेरा टाइप के। तो ये फिर जमैका, ये सारा वेस्ट इंडीज़ वाला जो पार्ट है वो सब यहीं पर है। और आप बता रही थी बरमूडा, तो ये है बरमूडा, हाँ मिल गया था ना, ये बरमूडा है। और बरमूडा पर किसका कब्जा है? पूछेगा बरमूडा एशिया में है, अफ्रीका में है या अमेरिका में? यही फंसा देगा। यूके में, यूके का, यहाँ भी यूके का। देखिए अमेरिका बाद में पावरफुल बना, यूके शुरू से पावरफुल था। अमेरिका ने दुनिया पर शासन किया होगा, लेकिन यूके ने तो अमेरिका पे भी शासन किया। ठीक है, वैसे ही आपको एक देश है मॉरिशस, दिख रहा है, बहुत नाम से मॉरिशस जा रहे हैं देखने में। तो ये मॉरिशस, जहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम भोजपुरी बोलने के लिए प्रसिद्ध है, अनिरुद्ध जगन्नाथ और तमाम लोग वहाँ पे राष्ट्रपति रहे। मुझे सौभाग्य मिला है उनका इंटरव्यू लेने का भी, मैंने विश्व के 6 राष्ट्रपति का इंटरव्यू तक लिया हुआ है, जिसमें एक राष्ट्रपति वो भी है। तो मॉरिशस यह किसका पार्ट है? एशिया का या अफ्रीका का या ऑस्ट्रेलिया का? अफ्रीका का है। कितना दूर? यहाँ पर है। ठीक है, वैसे ही एक द्वीप है छोटा सा, क्या नाम है? सेशल्स। अब इसका जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा द्वीप भी नहीं, नाम इतना बड़ा है द्वीप दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ क्यों प्रसिद्ध हो गया? या हाल फिलहाल के दिनों में ब्यूटी पेजेंट्स होते थे यहाँ पर, जैसे कि विश्व सुंदरियाँ जो चुनी जाती हैं, तो वो यहाँ पर क्या है कि चारों तरफ समुद्र है और लोकेशन मिल जाता है फोटोग्राफी के लिए, तमाम अच्छा साइट बन जाता है। तो सेशल्स पे लोग छुट्टियों के लिए जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप आ गए अमेरिका का उत्तरी भाग आपका क्लियर है। अब दक्षिण अमेरिका में आइए। ये भी क्रांति का देश रहा है, लैटिन ग्रीक वगैरह का जन्म यहीं से हुआ, पुराना देश है और विश्व के मानचित्र पर इसका भले जाना गया बाद में, लेकिन ये एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है। जो सभ्यता के विकास में इसका भी योगदान विश्व के संदर्भ में है। तो इसमें सबसे बड़ा देश आपने देखा था ब्राज़ील है, लेकिन वेनेजुएला अभी बहुत चर्चित रहा है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। कोलंबिया क्यों फेमस रहा है? अपने फुटबॉल टीम के चलते। यह एकमात्र ऐसा देश है, इसका पूरा का पूरा नेशनल फुटबॉल टीम डूब गया था। कोलंबिया का बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, पूरे देश में फुटबॉल का एक, पूरे कंटिनेंट में फुटबॉल का एक क्रेज है। उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे एक देश है, पराग्वे है, ठीक है ना। तो ये सारा अर्जेंटीना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चिली, ठीक है ना। तो आपका इससे भी परिचय हो गया। तो हमने चिली एक देश है जो ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया। जैसे केरला भारत में है ना, ऐसे लंबा भाला की तरह, वैसे इजराइल है मिडिल ईस्ट में। तो ये चलता रहता है यहाँ, ये सब उठापटक वाले देश हैं, चिली वगैरह भी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको, मतलब देश का कोई यदि पूछेगा तो अचानक से अब ब्लैंक नहीं ना होगा कि होगा। तो पूछे, अब गेस करना है। अब हमने बताया नहीं है, उसमें से पूछ रहे हैं।
अंगोला। अंगोला कहाँ है, दिख रहा है अंगोला, ये अंगोला अफ्रीका में। अच्छा ये बताइए कि जो फ़िलिस्तीन की बात होती है, नहीं कोई है नहीं, हवा है। फ़िलिस्तीन कहाँ पर? मोनाको के बगल में कहाँ देखे? शायद हमको श्योर नहीं है, बट शायद वहीं होना चाहिए, क्योंकि मोरक्को उसको मतलब बोलता है कि वो मेरा है। फ़िलिस्तीन को, मोरक्को तो इधर है, मोरक्को यहाँ पर है। इजराइल फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं, मोरक्को तो यहाँ है जहाँ से कौन आया था, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मोरक्को इब्न बतूता आया था यहाँ से। ये यहाँ आइए आप, यहाँ पर सीरिया, यहाँ पर अब आइए, ठीक है ना। तो आपका ये अब कहाँ पर है ये? देखिए ये इजराइल है, जेरूसलम जहाँ की राजधानी है ना, यहाँ पर इजराइल है। अब माल्टा कहाँ पर है? माल्टा सर हम बताएं, बताइए। वो इटली है ना, वो इटली के नीचे वो जुटवा का मुंबा नहीं बनता है। ये पूरा जो जीता सिसिली जो है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर माल्टा है, ठीक है। प्राचीन शहरों में ग्रीस एक शहर है, ग्रीस कहाँ पर? वो मेडिटेरियन सी के लेफ्ट वाला ऐसा। लेफ्ट तो नहीं कहेंगे, मेडिटेरियन सी ये है, उसके अपर में कहिए, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में, ये जो भूमध्य सागर है ना इतना बड़ा, इसके ऊपर में नहीं आ रहा। चलिए और देश को हम लोकेट करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण सागर को देख लीजिए। आपको देने वाले हैं इस 4 इन्फॉर्मेशन में से कोई ना कोई आपका सवाल आ जाएगा। कैस्पियन सागर, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सागर है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के को डिवाइड करता है एक तरीके से, बहुत बड़े पार्ट को, ठीक है। अब सवाल जो आजकल पूछा जा रहा है, कैस्पियन सागर को कितने देश टच करते हैं? क्या? कजाकिस्तान, ईरान, रोमानिया, अल्बानिया और तुर्कमेनिस्तान। मतलब क्या बताया आपने? काजी रट, तो सीधा है कि रटने की बात है, हैं? RAT, पहले देश का नाम R से होगा, क्या होगा? RAT, रोमानिया, अल्बानिया और तुर्कमेनिस्तान। अब कोई चीज़ है उन्होंने रट लिया है, तो क्या कर रहे हैं? इतरा रहे हैं। तो रट के इतराना, इसका फॉर्मूला हमने जो बनाया है कि जो रट लेगा वो इतराएगा, क्या हो जाएगा? अब इसको डिकोड कीजिए एक बार, तब याद होगा। R से क्या हुआ? A से, T से और K से हैं कजाकिस्तान, और इतरा ये किसके लिए है? ईरान के लिए। हो गया, रट के इतराइए। RAT, K और E। कैस्पियन सागर के को कितने देश टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कर रहे हैं। काला सागर को 6 करते हैं, ब्लैक सी, हाँ ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ है ब्लैक सी, आप लोगों को दिख रहा है ब्लैक सी कहाँ पर है? ये है ब्लैक सी, इसको आसपास के 6 देश टच कर रहे हैं। थोड़ा इसको क्लोज करके दिखाइए। 6 देश टच कर रहे हैं। कौन कौन से 6 देश हैं? रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बल्गारिया, तुर्की और क्या बोलते हैं, जॉर्जिया। भोजपुरी समझ में आएगा तो बना देंगे हम। उसका है रौरो बुलावल जाई, या जातू रौरो के बुलावे, ऐसा करके बना सकते हैं। तो रौरो में क्या हो जाएगा देखिए, र फॉर रूस, ऊ से यूक्रेन, रो से रोमानिया, रौरो हो गया। बुलावल यानी कि उसके लिए है, बल्गारिया के लिए, ठीक है। और तू जा, मतलब किसको बुलाने के लिए? उनको बुलाने के लिए। तो तू से तुर्की और जौ से जॉर्जिया। तू जा रौरो के बुलावे, ठीक है। तो रौरो बुलावल तू जा, मतलब उनको बुलाने के लिए आप जाइए, ठीक है। तो र फॉर रूस, ऊ फॉर यूक्रेन, रो फॉर रोमानिया। अब बुल्गारिया के लिए तो बुलावल हो ही गया। और तू जा यानी तुर्की और जॉर्जिया। कोई दिक्कत?
याद रहेगा। देखिए ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा ना तभी याद रहेगा। तो आपने देखा कि हमारे कैस्पियन सागर के आसपास कितने देश हैं? 5 हैं। काला सागर में 6 है। तो 4 और 3 वाला भी यदि देख लेंगे तो क्रम भी बन जाएगा। सवाल एक नया बन जाएगा, इन चारों को अपने इनसे सटे हुए देशों के क्रम में ऊपर से नीचे तक सजाएं, तब भी हो जाएगा। तो अगला है चाड। चाड भी एक सागर है, एक देश भी है चाड, अफ्रीका का सबसे कमजोर मतलब गरीब देश है। तो चाड में एक चाड भी टच करता है और नाइजर भी टच करता है, नाइजीरिया भी टच करता है और कैमरून भी टच करता है। चाड जो सी है उसमें चाड तो टच करेगा ही, फिर नाइजीरिया और नाइजर, ऐसे ही आसान हो गया। नाइजीरिया भी है और नाइजर भी है। और एक देश याद करना आपको मात्र, कौन सा देश है? कैमरून। कोई दिक्कत? कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर और चाड हो गया। नहीं वो बस ये 4 है, ये 4 को ध्यान दीजिए, बाकी वो लगता है मैप में ये 4 ही है। चाड से कौन टच कर रहा है? चाड टच कर रहा है। अब एक है विक्टोरिया झील, तो उसमें क्या क्या है? ये विक्टोरिया कहाँ है? अफ्रीका में है। विक्टोरिया नाम से अमेरिका या यूरोप मत खोजिएगा, ये है अफ्रीका में। एक तो पहले यही सवाल है कि विक्टोरिया कहाँ है, तो लोग मार देंगे यूरोप या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, लेकिन है अफ्रीका में। तो क्या नाम है? विक्टोरिया। अब विक्टोरिया में मात्र 3 ही देश टच कर रहा है। और 3 देश भी यदि आपको याद नहीं होगा तो मास्टर 3 ही टच ही कर रहा है। रवांडा टच करता है? नहीं नहीं। इसका है कि यदि याद नहीं होगा तो कूट के पिटाएगा, मतलब कूट के मारा जाएगा जो इसको याद नहीं होगा। तो KUT इसका फॉर्मूला है, कूट। क्या है? बस केनिया, युगांडा और तंजानिया। तो 6 कैस्पियन को टच करते हैं, 5 काला सागर को टच करते हैं, 4 चाड को टच करते हैं और 3 विक्टोरिया को टच करते हैं। तो 3 + 4 7, 7 6 13 और 13 और 5 18। 18 देश का नाम याद हो गया? अभी आपको कोई देश का नाम याद नहीं था ना? 18 देश तो एक बार में हो गया। तो ये 18 देश में से ये सवाल आ सकता है, किसको कौन टच करता है। सवाल यह भी आ सकता है किसको कौन नहीं टच करता है। सवाल यह भी आ सकता है कि निम्न में से जो झील दिए गए हैं यह इनमें से कौन सा ज़्यादा देशों को टच करता है। सवाल यह भी आ सकता है कि इनके क्रम को सजाए देशों को टच करने के हिसाब से, नीचे से ऊपर सजाएं या ऊपर से नीचे सजाएं, कम से अधिक में सजाएं या अधिक से कम में सजाएं। इतने सवाल आ सकते हैं या मात्र 4 सागर से। तो ये एक मैंने तरीका बताया, ऐसे आप चाहें तो और भी सागर का जो उसका बना सकते हैं, कुछ काम आपके लिए भी रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी ये कीजिएगा। मैं एक बता रहा था क्या आपको, बाल्टिक सागर एक है। अब बाल्टिक सागर तो लोकेशन कहाँ पर है बाल्टिक सागर का? इधर ही कहीं पर होगा बाल्टिक सागर, है ना? ये देखिए ये बाल्टिक सी है, ये देख रहे हैं यहाँ, ये बाल्टिक सी है। ठीक है, तो बाल्टिक देश भी कहते हैं। कौन कौन देश को बाल्टिक देश कहा जाता है? ठीक है, तो बाल्टिक देश में है आपको एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। अरे बाल्टी में लाट है ही, तो लाट तो ऐसे ही आ गया लिथुआनिया का, और आपको एस्टोनिया और ये याद करना है लिथुआनिया। फिर ओखोटस सागर है, यहाँ बेरिंग सागर है, यहाँ ईस्ट साइबेरियन सागर है, यहाँ पर कारा सी है। ठीक है, यहाँ ग्रीनलैंड का सागर है, यहाँ पर वांडल सी है, बैफिन की खाड़ी है। ठीक है, सी में और देखिएगा तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ फिलीपींस का सी है, यहाँ साउथ चाइना सी है, यहाँ ईस्ट चाइना सी है। कहीं पर रंग के आधार पर भी सी हैं, जैसे कि येलो सी है, कहीं पर है ना ब्लैक सी है तो येलो सी है। तो ब्लैक सी इधर है, रेड सी कहाँ है? तो यहाँ पर है, यानी सब रंग के कलर है कि नहीं।
अब येलो सी क्यों यहाँ पर येलो सी है, इसका भी एक कारण है। अब ये जो यहाँ पर जो नदियाँ आगे गिरती हैं वो यहाँ पे मिट्टी पीली है, जो चीन से जो चीनी मिट्टी आता है ना, तो ये चीनी मिट्टी मंगोलिया, यहाँ इली नदी है, नाम इली है लेकिन उसके मिट्टी का रंग पीली है, ठीक है। और वो सारा मिट्टी को जब ले के बहा के नदी आती है और समुद्र में गिरती है तो पीला पीला कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है येलो सी, ठीक है। वैसे ही लेक का मैंने कहा कि कुछ लेक का पानी मीठा होता है और कुछ लेक का खारा होता है, तो खारे पानी की झील भी है और मीठे पानी की झील भी है, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा खारा पानी किस झील का है, लेक वान का। नॉर्मली लोग डेड सी को मान के चलते हैं। ऑप्शन में यदि केवल डेड सी हो, वान ना हो तो डेड सी मारा जा सकता है, लेकिन यदि दोनों हो तो वान को मारिएगा, ठीक है।